अस्सलाम वालेकुम। तो कल जो हमने सिंपलेस्ट सा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का पढ़ा था, देखते हैं आज उसमें एक्चुअली हुआ क्या था। ये हमारा प्रोग्राम रहा, इसमें मैं पेंट की मदद से आपको समझाऊंगा कि उसमें हमने किया क्या था। अच्छा, तो सबसे पहले आ जाता है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम क्या होता है? हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम हमारे पास है एक लाइब्रेरी, इसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। ये लाइब्रेरी का एक सिंटैक्स है हैश इंक्लूड। हम जब भी कोई लाइब्रेरी इनपुट करेंगे उसके पीछे हम पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड, फिर हम लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे। यहाँ जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम। आई स्ट्रीम हमारे पास होती है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो कि हमें प्रोग्राम में कोई भी चीज़ इनपुट या आउटपुट करवाने के लिए यूज़ होती है। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यहाँ पे यूज़ किया है, जैसे कि हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, मैथ डॉट एच भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्यू डॉट एच भी यूज़ सकते हैं। वो आगे अभी हम यूज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ एक हमारे पास एक यही लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, ये लाइब्रेरी का एक सिंटैक्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी क्या होता है? ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड नेम्स होते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नेम्स होते हैं जो कि हमारे पास मदद करते हैं हमें सी इन सी आउट। जैसे कि हमारे पास दो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं, उनको हमारे कंपाइलर को मदद करवाते हैं कि उनको चेक कर सकें कि ये जो है यूज़र डिफाइंड है या स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो फिर हमें कंपाइलर हमें सी इन सी आउट को हमारे नहीं पहचान सकेगा और उधर वो एरर दे देगा। तो इसलिए यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी प्रोग्राम में एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि अगर इसके बगैर जो है हम कभी भी चला नहीं सकते, क्योंकि हर प्रोग्राम में एक सी इन सी आउट लाजमी होता है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड नेम्स होते हैं। नीचे हमारे पास है इंट। इंट मेन। इंट मेन हमारे पास एक फंक्शन है, मेन फंक्शन है। ये हमारे पास पूरे प्रोग्राम में एक इंजन की तरह होता है, क्योंकि प्रोग्राम में जो जितने भी काम होते हैं वो इस इंट मेन से ही स्टार्ट होते हैं, इंट मेन में ही ख़त्म होते हैं। तो इसको हम एक किस्म का इंजन ऑफ प्रोग्राम कह सकते हैं। तो इंट में ये इंट मेन का सिंटैक्स है। यहाँ पे हम इंट जो है हमारे पास, ये है हमारे पास इंट जो हमारे पास है, ये है हमारे पास डाटा टाइप। डाटा टाइप जैसे कि हमारे पास डाटा टाइप मुख्तलिफ होते हैं, इंट होती है, फ्लोट होती है, डबल होती है। वो अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। अभी फ़िलहाल ये आप खाली सिंटैक्स देख लें, इसका सिंटैक्स किस तरह से है। इंट हमारे पास डाटा टाइप है और मेन जो है एक फंक्शन का नेम है। यहाँ पे आप इंट मेन, मेन जो है हमारे पास फंक्शन का नेम है। यहाँ ये है डाटा टाइप, ये है नेम, और यहाँ पे जो है ये जो दो ब्रेसेस लगी हुई हैं इनसे हमें पता चल रहा है कि ये एक फंक्शन है। तो ये हमारे पास फंक्शन का एक सिंटैक्स है, इससे हमें पता चल रहा है ये एक फंक्शन है। अच्छा, तो फंक्शन के अंदर, फंक्शन के आगे ही हम दो ब्रेसेस लगाते हैं। यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेसेस लगी हुई हैं, एक ये है और एक यहाँ पर ये है। तो ये हमारे पास बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो ये फंक्शन की बॉडी है। इस बॉडी के अंदर जितना भी हमारे पास काम हो रहा है वो मेन के अंदर हमारे पास जितना भी काम होगा वो इस बॉडी के अंदर अंदर तक होगा। उसके बाहर जब हम जाएंगे तो ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये फंक्शन ख़त्म हो रहा है इस ब्रेसेस के बाद। अच्छा, तो इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं इंट मेन के अंदर? सी आउट हेलो वर्ल्ड। सी आउट का मतलब आपको पता है, ये कंसोल आउट मैंने आपको बताया था। कंसोल आउट मतलब कि कंसोल पे सेम टू सेम चीज़ ले आएंगे। सेम टू सेम हम चीज़ कैसे लेके आएंगे? ये जो हमने सी आउट के अंदर जो हमने ये डबल कोट्स के अंदर जो हमने जो भी चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। स्ट्रिंग वो होती है जो हम कंसोल पे हम बिल्कुल सेम एज इट इज़ लेके आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारे पास सेम एज इट इज़ आ गया था, इसीलिए ये है सी आउट। सी आउट हमारे पास इसीलिए यूज़ होता है कोई भी चीज़ कंसोल पर लाने के लिए। आगे हमारे पास रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो क्या है? रिटर्न ज़ीरो हमारे पास, हम जब भी इंट मेन यानी कि कोई एक मेन फंक्शन यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमारे हमारे पास कोई भी हमेशा जो है हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कराना होता है। मेन में, मेन के लिए हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कराना होता है। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न करा रहे हैं ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब क्या होता है? ज़ीरो का मतलब एक्चुअली होता है कि हम सक्सेसफुल टर्मिनेशन हो गई है पूरे प्रोग्राम की। अब यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ रिटर्न तो करवाना था, हमारा हमने रिटर्न कराया रिटर्न ज़ीरो। हमने रिटर्न ज़ीरो इसलिए कराया कि सक्सेसफुल टर्मिनेशन हो गई है। और ये रिटर्न हम किसको करा रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को। और यहाँ पर ये बॉडी ख़त्म हो गई है। तो बस ये प्रोग्राम छोटा सा था इसलिए बस इसमें यही था। अच्छा, रिटर्न ज़ीरो क्या था हमारे पास? सक्सेसफुल टर्मिनेशन।
सक्सेसफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, ये हो गया। अब प्रोग्राम में हमेशा कभी भी हमारे पास ये नहीं हमारा कंपाइलर जो हमें देखता है ना, वो ये होता है कि पूरे प्रोग्राम में हमारे पास जब भी जितनी भी आप बीच में स्पेसेस छोड़ दें या लाइंस छोड़ दें, उस प्रोग्राम को कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर वो नहीं देखता। हमारे पास जब भी लाइन ख़त्म होती है, कंप्यूटर हमेशा तब देखता है जब लाइन की एंड में हम ये सेमी कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन को हम कहते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर आप जब भी लगाएंगे तब हमें पता चलेगा कि लाइन ख़त्म हो चुकी है, इसलिए टर्मिनेटर लगाना लाजमी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। वेरिएबल्स आज हमने पढ़ने हैं। अच्छा, अगर आपको कोई क्यूरी है तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। यहाँ पे अब मैंने लेक्चर 2 बना चुका हूँ। यहीं पे मैनेजमेंट हमारी काफ़ी आसान हो जाती है, इसलिए मैंने यहीं पे हम फोल्डर भी नया बना सकते हैं और यहीं पे मैं फ़ाइल बना लूँगा। लेक्चर 2 के अंदर एक फ़ाइल बना लूँगा। वेरिएबल्स पढ़ने हैं तो var डॉट cpp की मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ। यहाँ से हम शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड isp। तो ये मैंने जो मेन पार्ट था लिख दिया। आगे अब यहाँ पे हमने वेरिएबल्स पढ़ना है। अच्छा, तो वेरिएबल्स होता क्या है? वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, एक कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अब ये मैं आपको एक छोटा सा वेरिएबल ए लिख के दिखाता हूँ, इंट ए। अब ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर अभी हमने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कराई। तो इंट जो है अब इसकी एक डाटा टाइप है। इंट हमारे पास डाटा टाइप है और ए जो है इस वेरिएबल का नेम है। नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंट ए लिख सकते हैं, बी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट्स, हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी किसी भी नेम का वेरिएबल बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इंट ए बनाया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ सी आउट ए। अगर मैं सी आउट ए लिखता हूँ तो आपके लिहाज से क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर सबको पता है ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। तो ये स्ट्रिंग है, ये ए है, ये एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिटर्न 0, मतलब एक सक्सेसफुल टर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास इसको क्या देना चाहिए? हम इसको देना चाहिए कंसोल पर। यहाँ पर हम इसको रन कराते हैं g++। ओके, var डॉट cpp। ओके, ये हमें बता रहा है नो सच फाइल डायरेक्टली, नो इनपुट फाइल्स। क्यों भाई नो इनपुट फाइल्स? ओ, हमने ये देखें, सेव में करना भूल गया इस बार भी। सेव यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको कराएंगे g++ var डॉट cpp। क्या बात है, फिर से कंपाइलेशन टर्मिनेटेड, नो सच फाइल डायरेक्टरी। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों, वाई 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 वाई। ओके, ये हमारे पास ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये एरर इसलिए आ रहा है, डी में C++ कोर्स में गया हुआ है ये। हमें इस हमने जबकि फाइल बनाई हुई है लेक्चर 2 में, लेक्चर 2 के फोल्डर में हमने बनाई हुई है ये, जबकि C++ कोर्स वाले उसमें ढूंढ रहा है, यहाँ पर ये फाइल ढूंढ रहा है, जबकि यहाँ पर फाइल नहीं है। उसके अंदर एक लेक्चर 2 का फोल्डर है, उसके अंदर फाइल है। तो हमने लेक्चर 2 के फोल्डर के अंदर जाना है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सी डी लेक्चर 2 LEC2, ये आप लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे C++ कोर्स और ये लेक्चर 2 के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर ये फाइल को ढूंढेगा g++, फाइल का नाम था var डॉट cpp। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल बन जानी चाहिए। ये फाइल कौन सी बनेगी? कंपाइलर है तो ये कौन सी फाइल बनेगी? यहाँ पे exe की एक फाइल बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फाइल बन गई है। यहाँ पे हमने क्या करना था, ./tab, अगर आपको याद हो। इंटर दबाएंगे, ये देखें हमारे पास क्या आया है, ए क्यों आया? क्योंकि हमने सी आउट में एक ए स्ट्रिंग ली थी, स्ट्रिंग जो कि हमारे पास डायरेक्ट सी आउट कंसोल पे एज इट इज़ आ जाती है।
अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल सी आउट करवाया है, लेकिन असल में ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल हम हमेशा वेरिएबल इसलिए नहीं क्योंकि ये हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा था, तो डबल कोट्स के अंदर लिखा तो ये तो एक स्ट्रिंग बन गई, तो इसलिए हमने अब स्ट्रिंग नहीं बल्कि एक वेरिएबल सी आउट कराते हैं। पहले वेरिएबल के अंदर हम कुछ ले लेते हैं, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है अभी। अब अगर हम इक्वल्स टू 7 लिख दूं तो अब इस ए की वैल्यू होगी है 7, ए में 7 स्टोर हो गया। अब अगर यहाँ पर अगर मैं सी आउट कराऊँ ए को, मतलब कि यहाँ पर मैं लगाऊँ दी वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ये तो बिल्कुल आपके पास ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज़, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी आपके पास। और यहाँ पर उसके बाद मैं सी आउट करवा रहा हूँ ए को, पहले मैं ये सी आउट करवा रहा हूँ जो कि एज इट इज़ आ जाएगा, फिर उसके बाद ए को मैं सी आउट करवा रहा हूँ। तो ए के पास हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ए जो है एज इट इज़ नहीं आएगा, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी, क्योंकि ए में हमारे पास 7 स्टोर है। तो अब यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। अभी ये देखें, इसको मैंने पहले सेव कर लिया, G++ var.cpp। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ए में 7 स्टोर है। अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ a.exe को रन करता हूँ, ये देखें दी वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 7, तो हमारे पास ये आ गया है पहला। अब जबकि मैंने यहाँ पर लिखा था दी वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ए इसलिए नहीं आया क्योंकि ए की वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लूँ, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट बी ले लेते हैं इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ 9, बी इक्वल्स टू 9 ले लिया। अब यहाँ पे मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ द वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू बी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। सेव कर दिया, ठीक है हमने सेव कर दिया है। ये देखें आई नहीं अभी, एक मिनट चल जा। ओके, मैंने पहले उसको G++.var.cpp, और इसको हम कंपाइल करेंगे, फिर से हम इसको रन करेंगे, ताकि जो है हमारे पास वो कंपाइलर में हमारे पास पिछला वाला कंपाइल हुआ था, इसलिए उसने वो बिल्कुल सेम आउटपुट दे रहा था। उसके बाद अब यहाँ पे ये सही आउटपुट देगा। ये देखें द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 7 एंड द वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे हमारे पास ये टर्मिनेटर तो आ गया, तो ये लाइन हमारा टर्मिनेटर आ गया, लाइन तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसने लाइन नहीं छोड़ी। लाइन छोड़ने के लिए हमारे पास क्या होता है, लाइन छोड़ने के लिए हम हमेशा लिखते हैं एंड एल। एंड एल का मतलब एंड लाइन। जब हम एंड लाइन लिखेंगे फिर कंपाइलर को समझ आ जाए कि भाई यहाँ पे लाइन खत्म हो गई है, अगली लाइन से हमने शुरू करना है। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल एस लगाता हूँ, यहाँ पे इसको दोबारा से मैं कंपाइल करता हूँ G++var.cpp। अच्छा, इसके बाद अगर अब यहाँ पे अब मैंने आपको वेरिएबल्स का बता दिया, तो वेरिएबल्स में हम इन दो वेरिएबल्स को सम करवा के हम एक सम में स्टोर करा के सम को भी हम सी आउट करा सकते हैं। जैसे कि हमें अगर यूज़र हमें कह रहा है कि इन दो वैल्यूज़ को मुझे जो है सम करके दो या प्रोडक्ट करके दो, तो वो सारा काम हम इन वेरिएबल से करवा सकते हैं। अभी आप देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कंपाइल हो चुका है, इसको मैं रन करता हूँ। ये देखें यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए 7 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़ 9, दोनों अलग अलग लाइनों में आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एंडल लगा दिया, एंडल से हमारे पास लाइन एंड हो जाती है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक और जो है वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट सम का। अब सम जो है मुझे तो नहीं पता 7 और 9 है सम, उसका मैं यहाँ पर अब खुद तो नहीं सम करके, मुझे तो पता है 9 और 7 16 होता है, लेकिन मैं जब कंप्यूटर से करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब बड़ी वैल्यूज़ होंगी, जब यूज़र हमसे ले रहा होगा, फिर उसकी वैल्यूज़ वो कंप्यूटर, मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर हम मुझे सम करके दे। मैं नहीं उसको, मुझे नहीं पता 9+7 क्या होता है, मैं कंप्यूटर से कहूँगा कि मुझे करके दो। तो मैं कैसे कहूँगा इसको, पहले मैं इसको कहूँगा कि a+b होता क्या है, सम की पहले मैं इसको वैल्यू दूंगा कि सम है क्या। तो सम पहले इज इक्वल टू
ए प्लस बी। ये देखें सम में अब क्या स्टोर हो जाएगा, ए प्लस बी जो भी होगा वो सम में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे अब सी आउट कराऊं, पहले हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, दी सम ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सम को मैं सी आउट करा रहा हूँ ताकि हमारे पास सम आ जाए। ठीक है, सम हमें अब ये ए प्लस बी मतलब दोनों को ए प्लस बी को ऐड करके सम हमें सी आउट करवा के देगा। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको कंपाइल कर देता हूँ। क्या है हमारे पास, जी प्लस प्लस, सॉरी जी प्लस प्लस बैड डॉट सी पी, यहाँ भी ये मुझे कंपाइल कर देगा। अब ये हमारे पास सम भी आ जाएगा। इसी तरह से आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, डिवाइड भी करवा सकते हैं, 2 वैल्यूज़ को, 3 वैल्यूज़ को, 4 वैल्यूज़ को, जितने आप वेरिएबल ले लेंगे उतने को आप आराम से सम प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। ये देखें, दी सम ऑफ ए एंड बी इज़ 16। तो ये पहला प्रोग्राम आपने सम का कर लिया है, आपको वेरिएबल्स का पता चल चुका है, आपको लाइन को ब्रेक कैसे करना है, नई लाइन कैसे लेके आनी है वो आपको पता चल चुका है, टर्मिनेटर का आपको पता चल चुका है, सेमी कॉलन जब आप लगाएंगे तब उसको पता चलेगा। अब ये यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ और ऐसे लिख दूँ, तो कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर को कोई मसला ही नहीं है कि वो इसको नहीं पढ़ सकता, उस वो आराम से पढ़ लेगा, उसको आराम से पता चल रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब हम अपनी आसानी के लिए करते हैं तो अभी जब हम बड़े प्रोग्राम्स करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी, इसीलिए हम यहाँ सेमी कॉलन लगा के, एरर कोई भी नहीं आएगा हमारे पास, लेकिन हम सेमी कॉलन इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे लिए बाद में जब हम प्रोग्राम देखेंगे अपना तो हमारे लिए आसानी हो, या कोई और बंदा हमारा प्रोग्राम देखता है तो उसको आसानी हो। अब हमारे लिए आसानी से पढ़ा जा रहा है। तो ये था आज का। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कमेंट्स का बता देता हूँ। अब जिस तरह यहाँ पर मैंने समझे आपको समझाने के लिए बताना है कि ये ए इक्वल टू 7 ये क्या चीज़ है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डबल डबल जो है फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ, इसके आगे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ए इक्वल्स टू वेरिएबल, वी ए आर आई वेरिएबल। अब मैंने ये लिख दिया तो अब कंपाइलर इस वाली लाइन को इग्नोर कर देगा, उसको नहीं कोई फ़र्क पड़ता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये डबल जो है फॉरवर्ड स्लैश के अंदर लिखा हुआ है। डबल फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जो भी लिखा हुआ वो कमेंट्स हो जाते हैं, मतलब कि ये हमने अपने आसानी के लिए लिखे हैं या किसी को हम दे रहे हैं, किसी और को हम मतलब एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है। कंपाइलर का इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम जिस तरह मैं आपको समझाने के लिए लिखा है कि ए इक्वल्स टू वेरिएबल, इस तरह हम कुछ भी जो है कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी हटाना हो तो। ठीक है, ये कमेंट्स हो गए, आपके पास वेरिएबल हो गए। और आप जो है यहाँ पे अगर आप स्टैटिक लगा देते हैं और एक मिनट, हाँ यहाँ पर आप स्टैटिक लगा देते हैं और यहाँ पर भी मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा देता हूँ, किधर है स्टैटिक, हम्म, ओके, यहाँ पे हमारे पास होता है इसका, ऐसे होता है ये हमारे पास हो गया। मल्टीपल लाइंस का अगर आपने कमेंट बनाना है तो वो इस तरह से हो जाएगा, आप फॉरवर्ड स्लैश के आगे एक स्टैटिक लगा दें और फॉरवर्ड स्लैश के आगे, अब ये सारे जो है कमेंट हो गए। मेरा कंपाइलर को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वो सिर्फ इसको पढ़ेगा, यहाँ तक इसको पढ़ेगा और इन रिटर्न जीरो को भी नहीं पढ़ेगा, इसको भी नहीं पढ़ेगा, तो ये एक एरर आ जाएगा क्योंकि वो हम कंपाइलर देख ही नहीं रहा यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर सिर्फ यहाँ तक देख रहा है इसीलिए। तो ये बस मैं असल में सिर्फ आपको बता रहा था मल्टीपल लाइंस का कमेंट हम कैसे कर सकते हैं। बस ये कमेंट्स था और ये वेरिएबल्स आज का था, बस और तो कुछ भी नहीं है। ये सोर्स कोड मैं आपको दे दूंगा, कोई भी क्यूरी हो आपके पास तो आप कमेंट्स में लाजमी लिखें, मैं आपको